तो बुलाओ। अभी एक मिनट में एम्बुलेंस में 2 महीना हो गया। अभी मत आए अभी नहीं बुलाओ उसको, हम नहीं ले जाएंगे इस पर्सन को। हम नहीं उठाएंगे जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हैं। जिसने ये ऑपरेशन किया वो पहले हटा ले। उत्तराखंड को जल्द 3 नए मेडिकल कॉलेज मिलने जा रहे हैं। 3 नए जनपदों को नए कॉलेज मिल जाएंगे। सरकार लगातार दावा करते आ रही है वो प्रदेश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर रही है। जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सरकार की इन सभी दावों की पोल खोल देगा। पहाड़ों में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं वो आपको ये रिपोर्ट दिखाएगी और साथ ही आपको ये दिखाएंगे पहाड़ों में अस्पतालों के नाम पर एक ढांचा तो खड़ा कर दिया गया है, ना ही उनके अंदर डॉक्टर मौजूद है, ना ही कोई खास उपकरण। उत्तराखंड के पहाड़ आज गुस्से में है और वजह सिर्फ ये है कि जीवन की सबसे बुनियादी जरूरत इलाज यहाँ एक लापरवाही बन चुकी है। बागेश्वर के ग्राम सभा खाती गांव की युवा महिला सोनिया जिंदगी के सबसे खूबसूरत घड़ी में थी। वह मां बनने वाली थी, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने उसे बच्चों से अपनी मां छीन ली। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं एक्सप्लोर इंडिया न्यूज 31 के इस महत्वपूर्ण सेशन में। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाएं किसी से छिपी नहीं है। यहाँ आए दिन नए खामियां सीधे तौर पर सामने आ रहे हैं। वही जिला अस्पताल की हालत बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। बागेश्वर जनपद के जिला अस्पताल के डॉक्टरों के कार्य प्रणाली पर भी सीधे तौर पर सवाल खड़े होने लगे हैं। डॉक्टर इलाज के नाम पर सिर्फ खाना परोसने का काम करें। जहां एक तरफ मरीज डॉक्टर के भरोसे अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल जाता है, वही डॉक्टर मरीजों को किस्मत के भरोसे मरने के लिए छोड़ देते हैं। खबर है जिला अस्पताल बागेश्वर से, जहां एक लेडी डॉक्टर रीमा उपाध्याय पर सीधे तौर पर एक गर्भवती महिला का लापरवाही से इलाज करने का मामला सामने आया है। रिपोर्ट्स के अनुसार परिजन बताते हैं विगत कुछ दिन पहले वो अपने बहन को इलाज कराने के लिए अस्पताल लेके आए थे, जहां गायनो स्पेशलिस्ट महिला डॉक्टर रीमा उपाध्याय द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि महिला के पेट में 8 माह का मृत गर्भ है, अर्थात शिशु, जिसका जल्द से जल्द इलाज करना होगा। वहीं परिजनों द्वारा हामी भरी गई तथा ऑपरेशन शुरू हुआ। ऑपरेशन के मध्य कुछ गड़बड़ी का अंदेशा तथा लापरवाही का अंदेशा डॉक्टर साहिबा होते ही डॉक्टर रीमा उपाध्याय ने सूझबूझ के चलते मरीज को हायर सेंटर रेफर कर दिया। आइए जानते हैं रिपोर्ट्स के आधार पर क्या कुछ है मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर इंडिया न्यूज 31 में आपके साथ हूं मानसून। अभी जिला मुख्यालय से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर हम जिला स्वास्थ्य केंद्र पर अभी पहुंचे हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले एक मामला आया था सामने, जो कि है सोनिया नाम के एक पेशेंट की। उनका यहाँ पे 7 से 8 माह का गर्भ में बच्चा था, उसके मृत बच्चा के नाम से हमें बताया जा रहा है। और जो यहाँ पे सर्जन मैम है रीना मैम, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इस दिन मामला हुआ था। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 31 में। नाम आपका क्या कुछ मामला हुआ था? शाम को 5:30 बजे सोनिया पेशेंट अस्पताल में भर्ती हुई। उसका पेशेंट की हालत जब आई तब बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन सब कॉन्शियस और बोल रही थी कि मेरे पेट में दर्द है और चेस्ट पेन। तो फिर हमने उसको दूसरी जगह ट्रीटमेंट किया। हमने देखा कि बच्चे की धड़कन नहीं हो रही है, मरीज़ को बच्चेदानी का मुंह बंद है, लेकिन ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और मरीज़ का नर्व्स नाड़ी कुछ भी नहीं मिल रहा। तो तुरंत मैंने उसको आईसीयू में शिफ्ट किया। मैंने कहा पहले मरीज़ कॉन्शियस है, धड़कन चल रही है, तो पहले उसको बीपी बढ़ाने के लिए हम उसको भर्ती करके ऊपर इंजेक्शन वगैरह लगाएंगे। और तुरंत मैंने, क्योंकि मरीज़ की हालत ज़्यादा ही ख़राब थी, तो अपनी फिजिशियन डॉक्टर प्रीति को भी आईसीयू में बुला लिया। और हमने जैसे नॉर्मली अगर पेशेंट ब्लीडिंग वगैरह की वजह से या हाइपोवार्मिक शॉक की वजह से अगर पेशेंट शॉक में जाता है तो वो इंजेक्शन को रिस्पॉन्ड कर जाता है। तो जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं जैसे सब कुछ उसको दिया गया, लेकिन पेशेंट का नर्व्स नाड़ी आया ही नहीं। और मरीज़ के साथ उसकी मदर भी थी, दो चार अटेंडेंट की जरूरत है। सबको हमने आके बताया कि भाई मरीज़ की हालत ज़्यादा खराब है। पहले से उसको कोई परेशानी तो मैं बताई थी कि कोई भी दवाई है उसको काम नहीं कर रही। जितने भी लाइफ सेविंग ड्रग्स में सब चढ़ा रहे हैं कि मरीज़ का नर्व्स नाड़ी आ ही नहीं रहा, लेकिन वो पुरानी कोई भी रिपोर्ट लेकर नहीं आती। तो 5:30 बजे से लेकर करीब 2 घंटे हम लोग जितनी भी दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन हैं, ब्लड सब कुछ देते हैं, लेकिन मरीज़ का नर्व्स नाड़ी कुछ भी नहीं आया। तो फिर मरीज़ की हालत ऐसी भी नहीं थी कि हम उसको आगे रेफर करें। तो यही लगा था कि हम भेजेंगे तो रास्ते में ही पेशेंट का नुकसान हो जाए। तो फिर जो हमें खत्म हो गया। हो सकता है कि अब हमें तो पता नहीं, पेशेंट तो हमारे पास इमरजेंसी नहीं है कि पहले से कब से क्या परेशानी है। तो पुरानी कोई रिपोर्ट लाई नहीं है कि हो सकता है जो बच्चा अंदर नुकसान हुआ है
उसकी वजह से कोई अंदर हाइपो मतलब क्या कहते हैं ना हेल्थ सिंड्रोम में तो नहीं गया पेशेंट, क्योंकि पेशेंट को इतनी इंजेक्शन दवा लगाने के बाद में बीपी पल्स आ रहा है और यूरिन भी एकदम नहीं आ रहा। और जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें लिवर एंजाइम सारे रेस्ड, किडनी की रिपोर्ट खराब। हो सकता है कोई शरीर में जहर फैल रहा हो तो हम बच्चे को निकाल दें फटाफट, क्या पता बच्चे पेशेंट को सर्वाइव बचा पाए। या तो खड़े होकर केवल देखते रहो या फिर ये कि कोशिश करो। तो हमने कोशिश करना बेहतर समझा। मीनवाइल हमने अपने अस्पताल के CMS और जिला के पूरे CMO दोनों को इन्फॉर्म किया। दोनों लोग आके ICU में दोनों पेशेंट को देख कर गए। मैंने, साथ में डॉक्टर राजीव उपाध्याय ने, डॉक्टर प्रीति ने, डॉक्टर अरुण, हमारे यहाँ के अस्पताल के CMS डॉक्टर तपन शर्मा और CMO, हम सबका मिलकर यही निर्णय है कि हम एक बार कोशिश करते हैं और पेशेंट के अटेंडेंट को भी लगा कि नहीं ठीक है मैम एक बार आप ऑपरेशन करके निकालो। क्या पता पेशेंट को वैसे तो मुश्किल ही लग रहा है बच्चा, क्या पता बच्चा निकालने के बाद पेशेंट रिस्पॉन्ड कर जाए, उसका बीपी पल्स आ जाए। फिर इमरजेंसी में ही उसको ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल की गई, थोड़ा बीपी आने लग गया लेकिन यूरिन बिल्कुल नहीं आ रहा। तो हमने उसको ये लगा कि अब जो हम जितना यहाँ पे कर सकते थे ठीक है, लेकिन हाँ रास्ते में उसको जैसे थोड़ा बीपी आने लग गया 96 पेशेंट सर्वाइव क्या पता कर जाए, कोशिश करनी चाहिए। तो हमने अपने ICU से अपने स्टाफ के साथ उसको बेस हॉस्पिटल रेफर करा कि उसको, क्योंकि हेल्थ सिंड्रोम भी लगा था उसको, तो उसको उस पर हायर ट्रीटमेंट की जरूरत है कि डॉक्टर भी चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट भी चाहिए, कार्डियोलॉजिस्ट भी चाहिए। तो हमने उसको मेडिकल अस्पताल रेफर क्योंकि जो पेशेंट हैं उनके परिजन के द्वारा सीधे तौर पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिस दिन उनको यहाँ से रेफ़र कर दिया गया था तो रेफ़र के दौरान उनसे कुछ चार्जेस अभी की हुई थी 4,000 के आसपास ऐसा कुछ मामला हुआ था? नहीं, बिल्कुल गलत। ये अस्पताल के एम्बुलेंस PNC वालों को फ्री मिलती है, ये वो गलत ध्यान रखा है। रेड क्रॉस की जो एम्बुलेंस आई उन्होंने हमसे 4,000 रुपये फीस होगी, 2 घंटे बाद एम्बुलेंस मिली बहुत लेट, तो जिस वजह से इस तरीके की फॉर्जरी हुई नहीं ऐसा नहीं। या फिर आप एक बार CMS से पता कीजिए, मेरे नॉलेज में ये बिल्कुल नहीं है कि लास्ट तक ये मेरे मेरा नॉलेज नहीं है। रेड क्रॉस की एम्बुलेंस में पैसे पड़ते हैं या नहीं पड़ते इस बात की मुझे नॉलेज नहीं है। एम्बुलेंस के अरेंजमेंट के लिए CMS को कॉन्टैक्ट किया गया और स्टाफ को मैंने भेजा था। जैसे कि मैम कोई ऐसा कोई केस आता है तो पहले के जो स्टाफ होते हैं जैसे डॉक्टर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं एम्बुलेंस उनके लिए पेशेंट के लिए 108 में जाते हैं तो फ्री होती है। 03 होती है तो एम्बुलेंस फ्री नहीं करवाएगी? नहीं बिल्कुल फ्री कराएंगे। ये बात आप बता रहे, मुझे तो अभी तक पता ही नहीं। प्राप्त नंबर का प्राप्त वीडियो नहीं है, वीडियो में उनके द्वारा परिजन बोल रहे वो हैं। ऐसा हो सकता है कि जो लोग पेशेंट के अटेंडेंट के बाद बहुत सारे लोग लोकल के इधर आ जाते हैं, फालतू की बातें भी करते हैं, इसमें कि फालतू बातें हो सकती है। मेरे को आप से पता चल रहा है ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। और जितने भी PSC है CSC हैं सब में इसकी स्वास्थ्य की सुविधा है कि हर महीने अगर कोई पेशेंट बहुत दूर दराज का है तो ANM उनके थ्रू चेकअप होता है। अब पेशेंट को बस इतना ही करना है कि आप अपना रूटीन चेकअप कराते रहे ताकि कोई प्रॉब्लम है तो टाइमली पता चल जाए। क्योंकि जहाँ तक इस केस में ऐसा समझ में आ रहा है कि ये लोग अगस्त में एक बार दिखाने के लिए आए थे, उस वक्त पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ा हुआ था 160-100, और अगस्त के बाद से सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने 4 महीने हमने कहीं कुछ दिखाया नहीं। अगर दिखाया गया तो उनकी कोई रिपोर्ट उनके पास थी नहीं। और ये भी रिपोर्ट जब वो पेशेंट उनके कोई अटेंडेंट आए रात के 10 बजे, लेकिन जब पेशेंट 5 बजे आया तब तक उनको कोई भी रिपोर्ट नहीं लेकर आए थे। जब 10 बजे करीब आएगी हाँ भाई पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो गया है तो फिर घर से दूर आने को रिपोर्ट लेकर आए तो उसमें उसका BP बढ़ा हुआ था। तो हो सकता है कि जहाँ तक ये केस लगा है कि उसका BP पहले से बढ़ा रहा हो, उसकी वजह से ऐसा उसको हुआ है। तो ये सब चीज़ें तभी पता चलेंगी जब आप रूटीन चेकअप कराते हैं, तो टाइमली अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो पता चल जाए। क्या मैम ये भी सच है कि जो पेशेंट थी उसके जो घर में बच्चा था वो पहले से मारा हुआ था? हाँ वो बच्चा वाला वो हमने आते हुए इस बात की आपको पुष्टि करनी है? जिला मुख्यालय से तकरीबन 45 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग अभी पोठन खाती गांव में मौजूद है। यहाँ पे कुछ दिन पहले एक मामला आया था जो कि 8 माह की जो गर्भवती महिला थी उसका ऑपरेशन के दौरान बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी। उनके जो परिजन है वो हमारे साथ इस अध्याय में बातचीत करने के लिए मौजूद है। हम उनको सबसे पहले आमंत्रित करेंगे अपने चैनल में बातचीत करने के लिए। सर सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ 31 में आपका। मैं रविश्री वर्मा, ग्राम खाती गांव, ब्लॉक कपकोट से
निवास करता हूँ। 2 तारीख के दिन जब मैं अपनी बहन के साथ 5:30 बजे जिला हॉस्पिटल बागेश्वर में पहुँचा, उस समय मेरी बहन की स्थिति गंभीर थी और मैं हॉस्पिटल में जब उसे ले गया तब मुझे डॉक्टर द्वारा राय दी कि इसके शरीर में बीपी इसका हाई है और इसको ब्लड की ज़रूरत है। मैंने अपनी बहन के लिए ब्लड डोनेट किया और उसे ब्लड दिया। ब्लड देने के बाद जब मैं वहाँ पे पहुँचा, करीबन 10 मिनट लग चुके मुझे इस वर्क में। उसके बाद मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर आते ही वहाँ पे ऑपरेशन की तैयारी हो चुकी थी और सारे डॉक्टर लोग रीमा उपाध्याय के द्वारा मुझे बताया गया कि इस गर्भ में इसके पेट में बच्चा लैस हो चुका है, तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा तुरंत, नहीं तो इनकी जान को खतरा है। मैंने अपनी बहन को जिला बागेश्वर हॉस्पिटल में भरोसा करके अपनी बहन को उस पर्चे में साइन किया और उसे हॉस्पिटल में भेज दिया। जब वहाँ पर उनका ऑपरेशन हुआ, करीबन आधे घंटे बाद मुझे खबर मिली कि उन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास इन्वर्टर मशीन नहीं है, जिससे एक वेंटिलेटर मशीन नहीं है। वो मशीन अगर नहीं थी तो मेरे बहन का उन्होंने ऑपरेशन कैसे कर दिया। उन्होंने बोला कि ये मशीन हमारे पास नहीं है। ये तो वही बात होगी, ये गए थे खाना बनाने, लेकिन इनको ये पता नहीं था खाना बनाने के लिए आग जलानी पड़ती है। इन्होंने इस तरह से उन्होंने बोला कि इसको रेफ़र करना पड़ेगा अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल। हम इसके लिए भी राजी थे। करीबन 2 घंटे बाद एम्बुलेंस आई नहीं। फिर भी मैंने फिर दोबारा मिलने गया। मैंने बोला एम्बुलेंस कब आएगी। उन्होंने बताया कि एक एम्बुलेंस और जल्दी आ सकती है। उन्होंने मुझे बताया कि रेड क्रॉस, आपको 4000 रुपये डाउन पेमेंट करने पड़ेंगे, जिसके लिए वो आएगी और आपको सेवा देगी। मैंने बोला आपका स्टाफ का आदमी इसमें आएगा नहीं आएगा। उन्होंने बोला एक आदमी को हम स्टाफ के लिए भेजेंगे। ठीक हो गया, वो एम्बुलेंस आई। मैं अपनी बहन के साथ उस दर्दनाक स्थिति में बागेश्वर से अल्मोड़ा के लिए रवाना हो चुका था। करीबन 2-2.5 घंटे के बीतने के बाद जब मैं बेस हॉस्पिटल अल्मोड़ा में पहुंचा, तब वहां पर मैंने दिखाया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन किसने किया। मैंने कहा बागेश्वर हॉस्पिटल में रीमा उपाध्याय मैम हैं, उन्होंने ऑपरेशन किया। उनकी पूरी टीम थी, वो वहीं पे खड़े थे सब लोग। और उन्होंने बताया कि मुझे कि वहाँ इसकी स्थिति बहुत गंभीर है और इसको उन्होंने अपने उपचार करना शुरू करे। उपचार करने के कुछ ही आधे 15-20 मिनट बाद मेरी बहन ने अपनी सांसें रोक दी। सांसें रोकने के बाद उन्होंने उसे ओटी रूम में भेज दिया। खाली कि हमको बहलाने के लिए ओटी रूम में उनको रखा गया। उसके बाद उन्होंने आधे घंटे हमें बताया कि आपकी सिस्टर की डेथ हो चुकी है, आप इसको यहाँ से ले जा सकते हैं। मैं उस गंभीर स्थिति में बहुत मायूस हो चुका था, जिससे मैं अपनी कुछ सोच नहीं पाया। उस समय अपनी बहन के लिए प्रशासन नहीं बुला पाया, टीम नहीं बुला पाया। उस स्थिति में मेरे साथ मेरे परिजन, कुछ लोग थे कुछ लोग नहीं थे। उस टाइम आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी, जिससे मैं गवर्नमेंट को अपनी आवाज़ तक अपनी बहन की कुछ न्याय दिलाने में असमर्थ हो पाया। उस दयनीय स्थिति में मैं अपनी बहन के साथ अल्मोड़ा से बागेश्वर को रवाना हुआ। सुबह में बागेश्वर 8-9 बजे पहुंचा। उस समय मेरी बहन की पहले से ही डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से उसकी शरीर में काटपीट कर दी थी। अगर मैं उसका पोस्टमार्टम करता तो मैं पाप का भागीदार होता, इसलिए मैं अपनी बहन का पोस्टमार्टम नहीं कर पाया और मैंने अपनी बहन के शव को उसके परिजनों को सौंप दिया और मीडिया में उस समय नहीं बुला पाया। ऐसी बात हुई सर। तो अभी आप प्रशासन की क्या कुछ गुहार लगाना चाहते हैं, क्या कुछ मांग है आपकी? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए। आज मेरी बहन सबकी बहन बन चुकी है, इसलिए कल को बागेश्वर हॉस्पिटल में ऐसी मौतें ना हो। आप देख ही रहे हैं, कई दिन 1 महीने पहले भी कहीं ऐसी रिपोर्टें आ चुकी हैं बागेश्वर में। आज से लेकर 2 महीने के अंदर 5 केसेस बागेश्वर में दर्ज हैं। आप देख सकते हैं बागेश्वर में कैसे प्रतिदिन लोग मारे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ के जो पेशेंट हैं, उनके परिजन ने सीधे तौर पे ये आरोप लगाया कि जो डॉक्टर है रीमा उपाध्याय, जो सर्जन है पूरे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, उनकी लापरवाही की वजह से ये जो मामला है सीधे तौर पे सामने आया है। और मैं सीधे तौर पे प्रशासन से ये कुछ गुहार लगाना चाहता हूँ कि इन जो पेशेंट के परिजन हैं उनको सीधे तौर पे न्याय मिले। किसी की बहन हो या बेटी हो, किसी के साथ ऐसा ना हो कि हर इस मंथ में सुनने में आ रही है 5 केस हैं, क्योंकि आज ऐसी लापरवाही रहेगी तो लंबे समय तक ऐसे ही लटका रहेगा। ये दुर्गम क्षेत्र है, यहाँ से पहुँचने में हमें ऑलरेडी 2 घंटे लगते हैं।
और वहाँ पे बागेश्वर दिखाने के बाद भी अल्मोड़ा रिफ़र करने में 3 घंटे लगते हैं। वहाँ पहुँचने तक आदमी का एक्सपायर हो जाता है। तो सरकार को और प्रशासन को देखना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कैसा हॉस्टल है और कैसी सुविधाएं हैं और क्या उपचार हो रहे हैं यहाँ, ये कुछ सब देखना चाहिए। क्योंकि हम बहुत दुर्गम क्षेत्र से आते हैं, क्योंकि यहाँ से आने में हमें 2 घंटा लगते हैं बागेश्वर। हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको देखना चाहिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या सुविधाएं हैं और क्या होना चाहिए, ये और किसी के साथ ना हो। आज तो हमारे साथ हुआ है, नेक्स्ट टाइम पर किसी की बेटी, किसी की बहू या कोई रिश्तेदार भी हो, ऐसा ना हो।